क्लास 12 विषय इतिहास का जो चैप्टर नंबर 12 है औपनिवेशिक शहर नगर योजना और स्थापत्य, है ना, स्थापत्य, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि पाठ का नाम का मतलब क्या है, तो उसके बाद जानेंगे जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर क्या होगा, सटीक आंसर, उनकी व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ये जानते हैं कि पाठ का मतलब क्या है। पाठ में लिखा हुआ सबसे पहले औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो यहाँ पर अपना आर्थिक शोषण करने के लिए डेरा डाल लिए, तो ये औपनिवेशिक शहर हो गया, उपनिवेश हो गया, किसका, ब्रिटिश का, अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया। नगर, नगर का मतलब क्या होता है, जब गांव में अत्यधिक सुविधाएं बढ़ जाती है, लोग प्राथमिक क्रिया नहीं करके द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं, तृतीय क्रियाकलाप करते हैं, मतलब खेती बाड़ी नहीं करके बिजनेस करते हैं ना, व्यापार करते हैं, कर कारखाने लगाते हैं, तो कहते हैं नगर है। वहाँ की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ पे बिजली की सुविधाएं होती है, सड़क की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल की सुविधाएं होती है, तो ये नगर हो गया। नगर समझ में आ गया। योजना मतलब क्या, नगर योजना, नगर जो बना है किसी योजना के तहत बना होगा, सीधे तो नगर, गांव से नगर सीधे नहीं बन गया होगा, कुछ खास योजना लागू हुआ होगा उसमें। और स्थापत्य, तो पूरे पाठ में जानना है कि हमारा जो देश था उपनिवेश बन गया, गुलाम बन गया अंग्रेजों का, तो उसमें स्थापत्य कला जो विकसित हुआ वो कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इस सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। कैसे अंग्रेज आए, कैसे गुलाम बनाए, कैसे यहाँ पे स्थापत्य कला को स्थापित किए, है ना, कैसे गाँव को नगर में तब्दील कर दिए अंग्रेज अपनी सुविधाओं के लिए। प्रश्न जो आप पहले लिखे थे, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे, है ना। औपनिवेशिक शहर मतलब किसे कहते हैं, जैसे कि हमारा देश गुलाम था किसका, अंग्रेजों का, तो औपनिवेशिक शहर था। तो औपनिवेशिक शहर जहाँ पे अंग्रेज आकर हुकूमत कर लिए थे, जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे हुकूमत कर लिए थे, इनमें रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता था। क्या कारण है, क्या कारण है कि रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने का, जितना दस्तावेज है उसको संभाल के क्यों रखा जाता था, अंग्रेज क्यों रखते थे उसको, कोई तो वजह होगी, उन्हीं वजह को पढ़ना है। सबसे पहला वजह क्या था, इसका कारण क्या था, आंकड़ों और जानकारियों के आधार पर शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब हम चाहते हैं कि भारत पे शासन करें, हमको पता नहीं है भारत में कहाँ पे क्या चीज़ है, तो क्या शासन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरी जानकारी हमको रिकॉर्ड होनी चाहिए, तब जाके हम उस पर शासन करने में हमको दबदबा बनेगा, है ना। किसी भी जगह पे जाकर शासन कर लीजिएगा, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सीधे शासन कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी कहाँ से मिलती है, रिकॉर्ड से मिलती है। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा, व्यापार को कुशलता से पदोन्नत करने के लिए, मतलब दो व्यापार को बढ़ाना, अगर है आपको व्यापार को पदोन्नत करना है, बढ़ाना है, उन्नत करना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि किस जगह पे किस चीज़ का डिमांड है, मतलब कि व्यापार को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। तीसरा पॉइंट है शहरों के विस्तार तथा शहरी नगरों को नागरिकों को रहन सहन, आचार विचार, शैक्षिक जागरूकता के लिए। देखिए शहरों का विकास, जितना भी शहर कोई है तो उसका विस्तार करना है, शहर को बढ़ाना है, तो स्वाभाविक है उसका रहन सहन, खान पान, सब कुछ के बारे में हमको पता होनी चाहिए। राजनीतिक रुझान आदि का अध्ययन करने के लिए, राजनीतिक रुझान किस तरह है, लोग कैसा राजनीति चाहते हैं, यहाँ पर कैसे उस पर हम राज करेंगे, ये सब प्लानिंग पहले से बनाना पड़ेगा ना। किसी स्थान की भौगोलिक बनावट और भूदृश्यों को भली भांति समझने के लिए, और उसके बाद में उस स्थान पर शहरीकरण का साम्राज्य विस्तार आदि करने के लिए। कोई जगह है, उसका ज़मीन कैसा है, कहाँ पे पहाड़ है, झरने कैसे हैं, कैसी मृदा है उसकी, कौन से फसल उगेंगे, ये सब जानकारी अगर रहेगा तो वहाँ पे शासन करने में सुविधा होगा। वहाँ पे शहरीकरण अगर हम बनाने जा रहे हैं, शहर बनाने जा रहे हैं, उसको नगर बनाने जा रहे हैं, तो हमको पता है कि भाई यहाँ से रोड निकालेंगे, यहाँ से नाला निकालना होगा, यहाँ से ये सब प्लानिंग पूरा बना लेंगे हम, तब उसका शोषण करने में हमको सुविधा होगा, है ना। ये के आकार में होने वाली सामाजिक बढ़ोतरी का अध्ययन करने के लिए कि जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रहा है, कहाँ का तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है रहने का, उस हिसाब से हम अपना उस तरह के नियोजन करेंगे, है ना। उसके बाद उसका अध्ययन करके प्रशासनिक तौर तरीके, नियम कानूनों को बनाने के लिए कि भाई वहाँ पर लोग रहता है, वहाँ पे ऐसे काम किए जाते हैं, तो इस काम पे हम अवरोध लगा के ऐसा नियम ठोक देंगे तो वो आदमी का शोषण कर लेंगे। और ये सब यही प्लानिंग बनाता था कि वहाँ पे क्या उपजाता है लोग, अच्छा आम का बगीचा है, आम पे टैक्स बढ़ा देते हैं तो वहाँ के आम के ज़्यादा पैसा आने लगेगा। अच्छा वहाँ पे क्या मछली उत्पादन कर रहा है, सब मछली पर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं, आम पर टैक्स नहीं लगाते वहाँ पे। मैंने कहने का मतलब उसको पता है कि किस जगह पे किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है। दूसरा प्रश्न है औपनिवेशिक संदर्भ में
शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधित आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? देखिए ध्यान से, औपनिवेशिक संदर्भ में कोई देश, अगर किसी देश का कोई शहर उपनिवेश बन गया है, उस पर अंग्रेज कब्जा कर लिया है, उसके संदर्भ में, मतलब उसके बारे में सोचना है आपको, ठीक है। सब शहर के बारे में आपको नहीं सोचना है। किस शहर के बारे में सोचना है? जिस शहर को अंग्रेज अपना उपनिवेश बना लिया, उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक शहर के संदर्भ में। शहरीकरण के रुझानों को, शहरीकरण, लोग जो है ना शहर की तरफ भाग रहे थे, रुझान शहर की तरफ हो रहा था, लोग गांवों से ज़्यादा शहरों की प्राथमिकता दे रहे थे। इसको समझने के लिए अगर आपको समझना है तो जनगणना संबंधित आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं, तो क्या इसको समझने में जनगणना का जो आंकड़ा है वो हेल्पफुल होगा क्या? उससे हमको सहायता मिलती है? बिल्कुल, आप कॉमन सेंस लगा के इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे? देखिए, जनगणना संबंधित आंकड़े जो होते हैं ये बताते हैं कि किस क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी है, माने इस साल इस क्षेत्र में लोगों की संख्या इतनी है, यही जनगणना होता है ना। जनगणना हो गया। जनगणना का परिभाषा अगर बनाए तो क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसकी संख्या को गणना है आधिकारिक रूप से, मतलब कोई भी आदमी गिन लेगा तो नहीं होगा, सरकार का कोई कर्मचारी गिन लेता है और तो उसका कहलाता है कि जनगणना हुआ है। तो जनगणना संबंधित अगर आंकड़ा हमको मिल जाता है तो हम ये देख लेंगे कि 2020 में कमरौली गांव की जनसंख्या 5000 थी और 2021 में वहाँ पे देख रहे हैं वो बगल वाला जो शहर है शिवहर में, उसकी जनसंख्या बढ़ गई बहुत ज़्यादा, कमरौली गांव का घट गया। इसका मतलब लोग जो है ना गांव से ज़्यादा शहर में बस रहे हैं, मतलब कि गांव ज़मीन का बेच रहे हैं यहाँ से और जाकर शिवहर में खरीद के बस जा रहे हैं, मतलब शहर में नगर में बसने की प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अगर हम जनसंख्या का आंकड़ा देख लेंगे तो ये पता चल जाएगा अच्छा बिहार के इतने गाँव थे, इतने गाँव की जनसंख्या इतने लाख से इतने लाख हो गया, कम गया, 30 लाख से 20 लाख हो गया। और शहर के जो पटना शहर था उसकी जनसंख्या 30 लाख था तो वो 60 लाख हो गया। मतलब कि यहाँ के आदमी प्रवासी हो गए, वहाँ भी चले गए, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। लोगों का रुझान किस तरफ है? शहरों की तरफ है। ऐसे भी लोग सुख की तरफ रुझान करते हैं। कोई भी आदमी को सुख पसंद है, सुख किसको पसंद नहीं है? क्या लगभग सबको, सन्यासी बैरागी को छोड़ के बाकी सबको सुख पसंद होता है ना। सुख की तरफ भागता है आदमी, है ना। सन्यासी सुख नहीं चाहेगा, सन्यासी का नाम ही होता है कष्ट। कष्ट में जीते हैं वो लोग, दूसरों को, दुनिया को सुखी करने के लिए खुद कष्ट में रहते हैं, उससे सन्यासी कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं कहाँ पे? गांवटी के अनुसार जन सुविधाएं आवाम एवं अन्य व्यवस्था करने में सहायक थे। क्यों? क्योंकि देखिए जनगणना संबंधित आंकड़े जब रहते हैं ना हमारे पास, अगर जनगणना संबंधित आंकड़े हैं तो हम यह बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे इतना आवाम अभी पर यहाँ से यहाँ तक खसका है, माने यहाँ का आवाम मतलब यहाँ के लोग वहाँ गए हैं तो उनकी जन सुविधाएं क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं कहाँ पे घटेगी। अब गांव के लोग शहर में बस गए तो शहर में सुविधाएं बढ़ेगी, गांव में शहर में बढ़ेगी सुविधा ना। जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे सड़क बनेगा, वहीं पे नाला बनेगा, वहीं पे बिजली का पोल गरेगा। जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ पे क्यों गरेगा? पहले गांव में बहुत कम सुविधाएं थी। क्यों? क्योंकि गांव की तरफ लोगों का रुझान कम था, गांव में लोग बहुत कम रहते थे। अब देखिए धीरे धीरे गांव में लोग रहने लगे तो गांव की तरक्की धीरे धीरे होने लगा, बिजली लग गया, बहुत अच्छा लाइट रहता है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, नाले अच्छे बन गए हैं, बगल में अस्पताल अच्छा। इनसे बीमारियों से होने वाली मृत्यु, उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के विषय में जानकारी मिलती थी। जनगणना जो आंकड़ा होता है, जनगणना के आंकड़ा से क्या मिलता था हमको? ये पता चलता था कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों का उम्र क्या है, लिंग क्या है, कौन कितने स्त्रीलिंग है, कितने पुल्लिंग है और कौन कौन जाति के है, ये पता चलता है। क्योंकि जनगणना करने जो अधिकारी आते हैं ना वो सब कुछ के बारे में पता करते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितना इनकम है, घर में कै गो बाइक है, कै गो पंखा है, कै गो बाथरूम है, किचन में खाना कथी कथी बना है, सब कुछ पता कर लेगा। तो A to Z पता करके तब जनगणना वाला फॉर्म बनता है। 10 साल पर जनगणना होता है, 2011 में हुआ था, 2021 में होगा, है ना। अभी तक आपको जनगणना जोड़ ना लीजिए, वो थी आपका हुआ था 1971 में ना, 71 से जोड़ लीजिएगा। ये पढ़ना है आपका भूगोल में, जनगणना हमको याद नहीं आ रहा है, 11वीं है आपका 71 से 81 82 83 शायद आपका हो गया, ध्यान नहीं आ रहा, एग्जैक्ट पॉइंट हमको याद नहीं आ रहा। हाँ 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2021 में होगा, फिर होने वाला था मगर अभी हो ही नहीं रहा है। कारण कि अब कौन कोरोना के काल में सब फंस गया, तो अब कहीं 2022 तक का 2023 तक काम कंप्लीट करेगा। नहीं 2011 का गलती हुआ अभी तक नहीं हुआ है। शुरू हो रहा किसी एरिया में हो गया, भारत बहुत बड़ा ना है पूरे भारत, तो धीरे धीरे कहीं कहीं हो रहा होगा, कहीं हो गया होगा, अपने इधर नहीं हुआ है।
अगला दूसरा नंबर क्या है, तो कितने लोग मर गए हैं, कितना उम्र क्या है, जाति क्या है, सब कुछ पता लगा आगे से जनगणना का रिकॉर्ड से। तीसरा नंबर पॉइंट, औपनिवेशिक शहरों में गोरों अर्थात अंग्रेजों को काले, अंग्रेजों को कहता था व्हाइट और कालों को कहता था ब्लैक, यानी भारतीयों को कहा जाता था। ठीक है, मतलब जहाँ पर अंग्रेज शासन कर लिया, व्हाइट मतलब हो गया अंग्रेज और ब्लैक माने हो गया भारतीय, भारतीय। ठीक है, अर्थात भारतीयों की अलग अलग बस्तियाँ होती थी। उन समय के लेखन ने भारतीयों को, बस्तियों को, जो उस समय जो लेखक हुए ना, वो क्या किए, जो भारतीय लोगों का जो बस्ती था उसे ब्लैक टाउन कह दिया। क्या कह दिया, ब्लैक टाउन, लेखक सब। आज जो गोरे लोगों का बस्ती था उसे क्या कह दिया, वाइट टाउन। वो कह दिया, बस कह दिया तो कह दिया, लिख दिया तो लिख दिया। उसके मन में आया सब लोगों को लिखने के कि वाइट टाउन कहते हैं, इसको ब्लैक टाउन कहते हैं, लिखने के समय में लिख दिए और उसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। और यह जो शब्द है ये नस्ल भेद को दर्शाता है। नस्ल भेद माने रंग भेद को दर्शाता है। रंग इसका अलग, और वाइट नस्ल का है, ये क्या है, ब्लैक नस्ल का है। मतलब भारतीय है वो अंग्रेज है ना, ब्लैक माने क्या, भारतीय, और गोरे माने क्या, अंग्रेज। बस सीधी बात है, उनको कह दिया, बस उनका नाम पड़ गया। अब देखिए, अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता में मजबूती के साथ साथ यह नस्ल भेद ही बढ़ता गया। मतलब कि यह जो दबदबा था अंग्रेजों का, ये बढ़ता जा रहा था। दबदबा हर चीज़ पे बना दिया था वो। रहने का अपना जो वाइट टाउन था उसका बहुत समृद्ध था, रहने का हर सुविधाएं उसके घर में थी। अब ब्लैक टाउन में क्या सुविधाएं, खाने पीने का सुविधाएं हो गया, बहुत हो गया। अब इन दोनों के बस्तियों का जो मकान में भी काफ़ी अंतर होता था। मकान में तो जमीन आसमान का फर्क होता था। भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजार के आसपास, हाँ, ब्लैक टाउन की परंपरा ना, ब्लैक टाउन देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, पढ़ने दीजिए थोड़ा। ब्लैक टाउन की परंपरागत ढंग से ढलान मकान बनवाए जाते थे। माने कि बढ़िया ढंग से उन्नत किस्म का महल बनवाता था अंग्रेज लोग अपने वाइट टाउन में। सिविल लाइसेंस के बंगले होते थे, लाइसेंसी बंगले होते थे। सरकार ज़मीन को हड़प के अंग्रेज और वहाँ पे बंगला बनवाता था अपना। सुरक्षा के लिए इसके आसपास छावनी बसाई जाती थी कि जबकि हमारे जैसे महल है, वाइट टाउन है, तो इसके चारों ओर छावनी होनी चाहिए। छावनी माने क्या, सैनिकों का छावनी, सैनिकों का जब वहाँ पर ताकि सैनिक सब चारों ओर रहेगा बॉडीगार्ड की तरह। मैंने ट्रेनिंग लेगा ये आसपास में, ट्रेनिंग के बहाने, ट्रेनिंग तो कहीं लेवे नहीं करेगा, तो हमारा घर के आसपास लो, बंगला के आसपास वाइट टाउन के, ताकि कोई अटैक नहीं करेगा भारतीय हम पे, है ना। छावनी बचाई जाती। बहुत अलग क्वेश्चन है। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने, देखिए, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। देखिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रमुख भारतीय व्यापारी कौन है, भारतीय व्यापारी कौन है, भारतीय व्यापारी। वो लोग क्या किए, खुद को औपनिवेशिक शहरों में किस तरह से स्थापित किए, कैसे किए होंगे। तो रतन टाटा अपने कंपनी को स्थापित कैसे कर लिए, अंग्रेज के ज़माने से ही स्थापित किए हुए, कैसे कर लिए हूँ। बहुत बड़ी बात है कि एक तो उपनिवेश था भारत उपनिवेश, हाँ, भारत उपनिवेश था, मतलब गुलाम, उपनिवेश माने क्या, गुलाम था। और ऊपर से यहाँ पर स्थापित करना है क्या चीज़, फैक्ट्री, उद्योग, कैसे स्थापित किया होगा, तो इसके बारे में हमको थोड़ा बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, औपनिवेशिक शहरों में भारतीय व्यापारियों की दशा जो थी ना, वह कैसी थी, तो वो कुछ विशेष नहीं थी, सॉरी गलती हो गया। विशेष रूप से जो मुंबई के व्यापारी थे ना, वो सब काफ़ी मजबूत थे, बहुत पूंजीपति हुआ करते थे मुंबई में। उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, खराब नहीं थी, गलती बता दी, बहुत मजबूत थी। कहाँ के व्यापारियों की, भारत के व्यापारियों की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। और बम्बई में, हाँ, बम्बई जो था एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जानबे करते कॉमर्शियल सेंटर है मुंबई, व्यापार के मामले में सबसे आगे है। और उसमें तरह तरह का चीज़ों का व्यापार होता था, उसमें तरह तरह का चीज़ों का व्यापार होता था। उसमें सबसे अफीम, जो सबसे जो अहम चीज़ का व्यापार होता था वो था अफीम। मुंबई में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था अफीम का। हाँ, भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में बहुत लाभ कमाए। क्या किए, जो मुंबई में जो अभी करोड़पति और अरबपति देखते हैं वो सब कहाँ से बन गया, और बाप दादा सब क्या करता था, अफीम का बिजनेस करता था, अफीम उगाता था, अफीम को सेल करता था वहाँ पे मुंबई के मार्केट में, विदेशों में सप्लाई करता था। खूब पैसा कमाया उस सब, इतना कमाया कि उसको परपोता फरगोता था, अभी सब ऐश मौज कर रहा है मुंबई में। उसके पास थोड़ी ना था, कुछ था। अब कितना पैसा बना लिया उसको। उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था को मलवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों को से साथ जोड़ दिया। जहाँ जहाँ राजस्थान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, मलवा जगह था वहाँ पे अफीम की खेती हो रहा है, सबको जोड़ दिया रास्ता से, ताकि वहाँ से उत्पादन हो और यहाँ से उसका क्या करे, ब्लैक बाजारी करे, काला बाजारी करे नहीं। और व्यापारिक पूंजीपति बन गए। पूंजीपति वर्ग में पारसी, मरवाड़ी,
कोनकी, मुसलमान, गुजराती, बनिया, बोहरा, यहूदी, ये सब इतना आगे बढ़ गए कि पूछिए मत। इसमें अभी तक आप सुनते होइएगा मरवाड़ी, बहुत पैसा कमाया उससे, गुजराती, मुसलमानों से खूब पैसा कमाया वहाँ पे जाके, और कुछ बनिया लोग भी वहाँ पे जाके इतना पैसा छाप लिया कि पूछिए मत। अफीम जैसे चाय पत्ती होता है उसी तरह से पत्ता होता है, पत्ता से क्या होता है, अफीम नशा होता है, नशा की चीज़ होती है, उससे दवा भी बनता है, दारू भी बनता है, उसे अफीम ऑलरेडी नशा वाला चीज़ होता है। जैसे तम्बाकू खैनी होता है ना, नशा वाला चीज़, उसी प्रकार से तम्बाकू बहुत छोटा चीज़ हो गया, कम नशा वाला, अफीम बड़ा लेवल का हो गया, बहुत खतरनाक ड्रग्स हो गया। अफीम इतना खतरनाक होता है, अगर अफीम को अगर आप सूंघ लीजिएगा तो आपको होश नहीं रहेगा, आपको अफीम सूंघा देंगे पूरा, आपको नशा हो जाएगा, तो आपका हाथ काटेंगे तो आपको तो कोई दर्द नहीं होगा। आप अपना हाथे काटिएगा, नस काटिएगा, खून बहाइएगा, आँख मुकिएगा, किडनी चलिएगा, गर्दन काटिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इतना खतरनाक नशा होता है उसका, समझ गए, ड्रग्स होता है वो। उसके बाद आदमी का होश नहीं रहता, वो नाला में पड़ जाएगा, गंदा नाला में, कहेगा कि हम बहुत मज़ा आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। इस तरह अब देखिए अमेरिका के उसी में है, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा आंसर और है। देखिए चौथा नंबर, अमेरिका के गृह युद्ध के समय भारतीय व्यापारियों को और बिचौलियों के लिए कपास के मुनाफे का सौदा भी बहुत फायदा मिला। आपको बताए थे कि जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था तो उस समय कपास की जोड़ी पड़ा था किसको, ब्रिटेन को। तब क्या किया था वो, जितने भी दक्कन प्रदेश के जो किसान थे सबको कहा कि तुम खेती करो कपास का, और हम तुमको एडवांस पैसा देते हैं, लो जितना पैसा चाहिए उतना देते हैं। उस बीच में भी खूब पैसा कमाया वो, किसानों पैसा कमा रहा था, वो पैसा कमा रहा था खूब। वो जैसे गृह युद्ध समाप्त हुआ वो डिमांड बंद कर दिया था, उसके बाद सब चौपट हो गया। मगर उतने बीच में वो बहुत व्यापारी बहुत पैसा कमा लिया। वो मांगने आ रहा था, एडवांस मांग रहा था, वो वसूली कर दिया था। किसानों को दिक्कत हो गया, व्यापारियों को दिक्कत हो गया। व्यापारी कथी दिक्कत होगा, व्यापारी को कोई चीज़ का रेट बढ़ने से घटने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। जैसे आप 20 रुपये में कोई सामान खरीदिएगा, 22 रुपये बेचेगा, क्या रुपया मुनाफा हुआ। अगर सामान का रेट बढ़ जाएगा 100 रुपया हो जाएगा तो कितना बेचेगा, 120 रुपया बेचेगा तो 2 रुपया नफा हुआ। आपको कोई दिक्कत हुई ना है। व्यापारी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, व्यापारी कहीं से मैनेज कर लेता है। दिक्कत होता है कि जो उत्पादन करता है उसको और जो उपभोग करता है उसको। गोभी कैसे है, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो है तो आपको लाए बढ़िया से बना के खाएँ। जब वही गोभी 100 रुपये किलो हो गया तो आप नहीं खरीद पा रहे हैं। दुकानदार को तैयो 5 रुपया लाभ हो रहा था, 100 रुपये बिका तैयो 5 रुपया लाभ हो रहा है, पूरा कौन फर्क पड़ता है। 5 रुपये बेचेगा तो 5 रुपया लाभ हो सकता है, फ्री में लाया होगा 5 रुपये बेच रहा होगा, तो व्यापारी को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो यूँ मिला के कहें, हम कुल मिला के कहें क्या कि जो भी बिजनेसमैन बने महाराष्ट्र में वो काफ़ी अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित किए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बताएं। देखिए अगला है, औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। तो मद्रास में धीरे धीरे गांव शहर बन गया ना, बुझेबे नहीं किया कि कैसे घुल मिल गया सब। गांव के लोग भी और शहर के लोग आपस में इतना घुल मिल गया कि बुझाई नहीं रहा था अंतर कोई। उसी के बारे में बताना है। देखिए औपनिवेशिक मद्रास में, मद्रास लिख लीजिएगा, मद्रास लिखा है, मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व घुल मिल गया ना कि क्या कारण थे। तो इसका देखिए, मद्रास शहर अनेक गांवों से मिलकर विकसित किया गया था। मद्रास मतलब जो देख रहे चेन्नई मद्रास, तो कोई शहर नहीं था, एकदम गाँव मिल के तब बना था ये, ठीक है, विकसित किया गया। यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग, एक समुदाय के लोग नहीं रहते थे, अलग अलग प्रकार के रोजगार करने वाले लोग थे, अनेक प्रकार के काम होते थे यहाँ पे, अनेक प्रकार के कार्रवाई वाले लोग रहते थे। प्रारंभ में कंपनी के अधीन नौकरी पाने वाले में स्थानीय ग्रामीण, हाँ, वेल्लार जाति के थे। वेल्लार जाति के लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाए। कहाँ पे, मद्रास में। वो व्यापार देखिए वहाँ पे हुआ क्या कि अंग्रेज जब शासन कर रहा था तो मद्रास में भी कर दिया था। तो मद्रास में जब शासन कर रहा था अंग्रेज, तो वो क्या किया कि जितने भी गांव वाला क्षेत्र था वहाँ से जो भी लोग आते थे तो उसको एक नगर बनाना शुरू कर दिया गांव को। जैसे गांव है तो गांव में सुविधाएं सब कुछ हो रही है, अच्छा है। पहले बात तो मद्रास समुद्र के किनारे है ना, तो उससे फायदा होता था कि यातायात में सुविधा होती थी। तो उसके लिए उसको धीरे धीरे शहर बसाना शुरू कर दिया और शहर बना दिया। इस कदर बनाया कि धीरे धीरे सब गाँव मिलकर शहर का रूप ले लिया। हाँ, समुद्र के किनारे कारण से हुआ है। जो भी प्रदेश समुद्र के किनारे बसा हुआ है उसका विकास ज़्यादा होगा। कारण सिंपल है, क्योंकि हाँ महाराष्ट्र राज्य हुआ और मुंबई हो गया एक शहर हो गया उसका। फिर बातचीत बाद तेलुगु कमेटी
समुदाय का लोग था वहाँ पे। कहाँ पे? मद्रास में। शक्तिशाली ताकतवर व्यवसायिक समूह था, बहुत शक्तिशाली था, माने पैसा भी था और उसकी ताकत भी थी, पोजीशन भी था उसका। इसका शहर के अनाज को व्यवसाय पर नियंत्रण कर रहा था, जितने भी शहर का अनाज था ना उस सब पर उस नियंत्रण था उस सब का। पेरियार वन्नियार गरीब तबके के अधिसंख्यक कामगार वर्ग थे, मतलब ये लोग ऐसे थे, माने ये जाति है। ये पेरियार क्या है, वन्नियार क्या है, गरीब लोग थे। कहाँ के? मद्रास के लोग थे। ये सब काम किया करते थे, मजदूरी काम ना होता, मजदूरी वो काम किया करते थे। सभी लोग मद्रास शहर में रच बच गए और सब इस तरह से बच गए, हिल मिल गए। या काम कर छोटे मोटे काम करने वाले लोग, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी सब इस तरह से मिल गए कि मद्रास धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से शहर बन गया। ठीक है, और इस प्रकार से शहर बन गया कि उसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा था कि कहाँ से गाँव है कहाँ से शहर है। अभी आप जाइएगा मद्रास में तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि किने गाँव है किने शहर है, क्योंकि ऐसा डेवलप हो चुका है अपने देश में। तुरंत पता है, अपने राज्य में आइए बिहार में तो पटना शहर है, सीतामढ़ी तक का शहर है, मुजफ्फरपुर शहर है, शिवहर शहर है, जिला हल्का का शहर है, बाकी सब गाँव ना है। तो हम लोग कहते हैं कि शिवहर सब गाँव की तरह हो गया, शहर कहाँ विकसित हुआ? तो पटना तक का शहर है बस। बात समझ आई? हम लोग यही नहीं कहते हैं। तो चौराहा जाने से शहर तो मुजफ्फरपुर कितना दूर में है, शिवहर है तो कितना दूर में है, सीतामढ़ी कितना दूर में है, समझ रहे हैं ना? तो बहुत बहुत कमे दूर में है। तो इसको आप शहर नगर मतलब शहर कह सकते हैं। शिवहर शहर है कहते हैं हम लोग तो नज़दीकी शहर हुए हैं, बट कहिए अगर देखा जाए तो गांव शहर अलग अलग कर सकते हैं हम लोग कि शिवहर शहर है, हम लोग गांव में हैं। मद्रास में जाइएगा तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि कौन शहर है कौन गाँव है, क्योंकि सब घुल मिल गया और सब इस तरह से विकसित हो गया कि बस उसका पूरा एकदम पोजीशन एक जैसा हो गया। कारण था कि सब लोग देखिए अंग्रेज सब शोषण करने गए वहाँ पे, शोषण करने जब वहाँ पे शासन किए थे तो वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो अपने व्यवसाय में लगे हुए थे। तो अब व्यवसाय में लगे हुए थे तो इन अंग्रेजों का भी तो रास्ता उधर से खुल रहा था कि भाई उधर से हम समुद्र तल से उतरेंगे, सामान यहाँ से बनवाएंगे और लोड करके ले जाएंगे, अपने इंग्लैंड में बेचेंगे, इंग्लैंड के सामान लाएंगे यहाँ पे बेचेंगे। तो ये हो गया क्या, तटीय क्षेत्र में विकसित ज़्यादा हो गई। और दूसरी नंबर बात कि यहाँ पे सब तरह के लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग काम में बिजी थे। आए समझ में? प्रश्न है 18वीं शताब्दी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह से हुआ था? शहर के जो केंद्र थे 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1700 समथिंग में, 1701 से शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो उसमें शहरों का जो केंद्र था ना रूपांतरित हुआ था। मैंने पहले शहर कहीं पर और था, अब कहीं शहर और बन गया। शहर बदल रहा था, कभी यहाँ मेन शहर था, कभी मद्रास शहर था तो बन गया मुंबई शहर बन गया, कभी मुंबई शहर था तो कोलकाता बन गया। क्या बात है, बदलाव क्यों हो रहा था? तो इन्हीं बदलावों के बारे में किस तरह से हुआ था इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए 18वीं शताब्दी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही पुराने नगरों का अस्तित्व समाप्त हो गया। जो पुराने नगर थे हमारे देश में, कब? जब मुगलों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज से पहले कौन थे यहाँ पे शासन कर रहे थे? मुगल। तो उस समय शहर था अलग अलग। ठीक है, देखिए तो ये प्रश्न क्या हुआ था कि 18वीं सदी से पहले जब मुगलों का शासन था ना यहाँ पर, तो मुगलों का शासन था ना, तो उस समय शहर के केंद्र कुछ और थे। और जब मुगल हार गए, मुगल का जब पतन हो गया, जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे शहर के केंद्र जो होते हैं ना बदलने लगे। इसी के बारे में पढ़ना है ना। तो कैसे बदला? देखिए अब यहाँ पे उनकी शक्तियाँ खत्म हो गई थी, क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होने लगा। एक क्षेत्र का शहर का विकास हो रहा था ज़्यादा, किसी शहर का कम हो रहा था। अंग्रेज जैसे जैसे चाह रहे थे उधर उधर विकास हो रहा था, है ना। इस प्रकार से नए नए नगर बनते गए, जैसे इसमें से लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदरा, तंजौर आदि उल्लेखनीय हैं। ये सब जो है ना नया नया बन रहा था, है ना। व्यापारिक, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य व्यवसायी पुराने नगरों से यहाँ आकर बसने लगे। जो पहले लोग थे, व्यापारी लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग थे, जिसके पास पैसा था, धन था, दौलत था, व्यापार था, जो प्रशासकीय लोग थे, जो शिल्पकार थे, नए नए जो नया नया हाथ से बनाते थे चीज़ सब, वो लोग क्या किए, वो जो पुराने शहर सबको छोड़ दिए, और जो नया नया शहर का नाम लिए, लखनऊ, ये सब, मद्रास, यहाँ पे आके बड़ौदरा, इस समय आके बसने लगे। फिर बातचीत कर रहे हो, अब वीडियो 2 बार काट चुके हैं। अन्य व्यापारी पुराने नगरों में को छोड़, अन्य व्यापारी क्या करें, अन्य व्यापारी पुरानी नगरों से यहाँ आकर बस गए। यहाँ उनको काम मिलता था, क्या मिलता था, संरक्षण मिलता था। क्योंकि राज्यों के बीच में जब युद्ध होता था, इसके बीच में ही सैनिकों के लिए यह काम था कि मुगल साम्राज्य
के अधिकारियों के ने कस्बों और छोटे छोटे जो बाज़ारों पर स्थापना की। इन शहरी केंद्रों में यूरोपीय कंपनी ने भी धाक जमाया। पुर्तगालियों ने भी पणजी में, डचों ने भी मछलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों ने मद्रास में तथा फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी में अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिया। देखिए, आपको बताए थे कि भारत में एक तरह के यूरोपीय नहीं आए थे, तरह तरह के यूरोपीय आए थे और सब अलग अलग जगह पर जाकर अपना व्यापारिक केंद्र खोल रहा था। देख रहे हैं ना, कौन कहाँ पे खोल रहा था, इसका कुछ नियम दिया, कुछ दिया, आंकड़ा दिया हुआ। पुर्तगाली कहाँ पर, तब पणजी में, गोवा पणजी में। कौन कि अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ पे शासन कर रहे थे। आप देख रहे हैं क्या कि पुर्तगाली पणजी में कर लिए, डच लोग जो थे कहाँ पे, मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिए, अंग्रेज मद्रास में आके, और फ्रांसीसी जो थे ना पुडुचेरी, जो भारत के बगल में लक्षद्वीप है पुडुचेरी, वहाँ पे जाके शासन कर लिए, व्यापारिक केंद्र खोल लिए। अलग अलग जगह जहाँ पे अलग अलग लोग कर रहा था। कहे लगी एक जगह आता था फिर युद्ध नहीं आता आपस में, तो अलग अलग जगह पे कर रहा था। ब्रिटेन जो था ना, ब्रिटेन ये बहुत तेज़ था। ये मद्रास में और क्या किया, कोलकाता में, उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ये सब तो अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिया और धीरे धीरे राजनीतिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सबको साइड कर दिया, अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर दिया। 18वीं शताब्दी में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। मतलब जो स्थल केंद्र हुआ करता था वो स्थल केंद्र खत्म हो गया। अब व्यापारिक केंद्र के लिए, व्यापार करने के लिए जल मार्ग चाहिए था, क्योंकि कोई भी सामान को विदेश भेजना है तो स्थल मार्ग से तो नहीं भेज सकते थे और वायु मार्ग उस समय था नहीं डेवलप, तो कहाँ से भेजिएगा, जल मार्ग से। और जल मार्ग से भेजने के लिए आपको किनारा पर बसना बहुत जरूरी होता था, तो सब किनारे किनारे पकड़ना शुरू कर दिया। मतलब पहले बीच में था मेन शहर सब, अब किनारे किनारे शहर हो गया। अभी भी देखिएगा मेन शहर सब किनारे किनारे हैं। मुंबई, दिल्ली को हर सब कुछ लगभग, दिल्ली खाली छोड़ के बाकी सब देखिएगा, हाँ, केंद्रों का रूपांतरण हो गया। पहले से जैसे दिल्ली था, दिल्ली कहाँ पे है, भारत के बीच में है, मध्य प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में आगरा में था सबका शासन। वो सब किला उला कहाँ बनवा, ताजमहल कहाँ बना हुआ, लाल किला कहाँ बना, वो सब दिल्ली आगरा मेन सेंटर था उसका, पटना मेन सेंटर, क्योंकि सेंटर जमीन पर मेन सेंटर था स्थल में। अब कुछ जल में साम्राज्य करना था उसको, तो काते काते सब बस गया। तो मेन शहर कौन कौन हो गया, अभी महाराष्ट्र है, कोलकाता है मेन शहर, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता है ना, मुंबई, ये सब मेन होता है शहर से। चेन्नई, कोलकाता इधर चला गया, कोलकाता मद्रास इधर चला गया आपका, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास हुआ इधर पश्चिम, आपका हो गया पश्चिम साइड में। हाँ, चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र सब एक लाइन में पड़ता है काते काते। वो आपका चला गया, कोलकाता चला गया दक्षिण पूर्व साइड में, बंगाल की खाड़ी की तरफ, समझ रहे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेज आया 18वीं सदी में, वही समय 16वीं सदी में आना शुरू, 16वीं सदी में तो वो किया, बाबर शासन करना शुरू कर दिया। ये जो है ना, ये अपना 18वीं सदी में आया, अपना पावर करना शुरू कर दिया ये अंग्रेज सब। अब क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था। अब जानते हैं प्लासी का युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज व्यापार की वृद्धि हुई। अब प्लासी के युद्ध के पश्चात, प्लासी का युद्ध जब हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों का आधिपत्य जम गया। कौन हार गया था प्लासी के युद्ध में, इब्राहिम लोदी हार गया था। और उसके बाद हारने के बाद में क्या हुआ था, अंग्रेज से जीता, उसके बाद तो भयंकर उससे तबाही मचाया अंग्रेज सब, खूब व्यापार करने लगा वो सब। मद्रास में, कोलकाता में, बम्बई में, 3 जगह पे अपना शहर स्थापित कर लिया वो। कहाँ पे, मद्रास, कोलकाता और बम्बई। और वो अभी शहर जो बनाया अंग्रेज, अभी तक वही शहर है, अभी तक शहर वही शहर हो गया। वही डेवलप, अंग्रेजों के समय से डेवलप जो हुआ अभी तक डेवलप है वो सब, समझ रहे हैं। वो आया था अपना काम करने के लिए, काम निकालने के लिए, जो भी चीज़ नहीं, बहुत कुछ हुआ रहता है उस समय, लोगों को ज्ञान नहीं था, होता क्या होता ये नहीं कर सकते थे, बट इतना जरूर है कि अमीर तो होता। अला है राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया सबको, इस सबको राजधानी बना दिया। पहले ये सब राजधानी नहीं था। ये शहर औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता का केंद्र बन गया। मेन शहर था मुंबई, कोलकाता और मद्रास। 3 गो शहर भारत का ऐसा था जो अकेला पूरे भारत में शासन करने के लिए अकेला संपत्ति रखता था पूरे भारत का, अकेले 3 गो शहर। अभी भी वही हाल है, अभी भी पूरे भारत की संपत्ति एक ही जगह मद्रास, कोलकाता में 2 जैसा मिल गया। मद्रास, कोलकाता में ऐसा व्यापारी या धनी मनी लोग हैं जो पूरे भारत को खरीद सकता है अकेले, इतना संपत्ति उसके पास है, समझ रहे हैं। अच्छा, मद्रास में जाकर मद्रास, कोलकाता में ही बसा हुआ अभी भी। इन शहरों के नए तरीके से बसाया गया। भवनों एवं संस्थानों का निर्माण किया गया।
रोजगार के विकास के साथ यहाँ लोगों को आगमन तेजी हो गया। जैसे जैसे यहाँ फैक्ट्री लगना शुरू हो गया, आया कपड़ा का फैक्ट्री लगा दिया, अब सब मजदूर सब उलट गया, मजदूर काम करने के लिए। मजदूर सब के भाई तो भाई जहाँ पे पैसा मिलेगा वहाँ पे भागेगा, भाई जहाँ पे काम मिलेगा वहाँ पे भागेगा। जहाँ काम मिलना शुरू हुआ बस सब अपना अपना गाँव छोड़ के सब बसना शुरू कर दिया। गजब जनसंख्या बढ़ गया वहाँ पे, जनसंख्या गणना इतना ज़्यादा हो गया वहाँ पे कि रहना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। कई समस्या उत्पन्न ले लिया वहाँ पे, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रहने की समस्या, उसको अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी समस्याओं ने जन्म लिया वहाँ पे, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पुरनका शहर कौन कौन सब था, दिल्ली, आगरा, पटना, ये सब पुरनका शहर सब था, है ना, इलाहाबाद, ये सब पुरनका शहर सब था। अब नया शहर से के रूप में क्या आ गया, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। तो केंद्र में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, किसने किया बदलाव, अंग्रेजों ने बदलाव किया। किस लिए किया, व्यापारिक उद्देश्य के लिए, शोषण करने के लिए, है ना। क्यों, बहुत आगे रहता। देखिए फिर वही बात है, औपनिवेशिक शहर के सामने आने वाली कई तरह के सार्वजनिक स्थान कौन कौन से थे। देखिए औपनिवेशिक शहर जब बन रहे थे, मद्रास, चेन्नई और मुंबई, तो कौन कौन से सार्वजनिक स्थान थे उसके सामने, ठीक है, और उनके क्या उद्देश्य थे। देखिए औपनिवेशिक शहर के सामने, बड़ी बेवकूफ़ लगा, तो औपनिवेशिक शहर जो थे ना, उसके सामने जो बनने वाले सार्वजनिक स्थान थे उसका उद्देश्य क्या था। देखिए 18वीं सदी तक मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता कहिए, कोलकाता नहीं, कलकत्ता नाम था उस समय, बम्बई, मुंबई नहीं कहिए, क्या कहिएगा, बम्बई, पुराना नाम बम्बई था। ये बंदरगाह बन गया, क्या बन गया, बंदरगाह। मतलब कि यहाँ पर यहाँ की बस्तियों में वस्तुओं के विशाल भंडार पड़ गए। क्यों, क्योंकि बंदरगाह था, विदेश से सामान आएगा तो वहीं उतरेगा, विदेश सामान भेजना होगा तो वहीं पे रखाएगा। तो वस्तुओं के भंडार पड़े हुए थे, कई कारखाने खुल गए। यूरोपीय कंपनी की प्रतिस्पर्धाओं के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से बस्तियों का दुर्गीकरण किया गया। भारतीयों की बस्तियाँ किले के बाहर होती थी। नस्ल भेद के कारण गोरे शहर के श्वेत शहर और ब्लैक शहर को कहते थे, नील को कहते थे ब्लैक शहर। क्या बोलिए, दो टाउन, तो क्या होगा, दो टाउन बन गए थे, कौन, एगो ब्लैक टाउन, एगो व्हाइट टाउन। अब देखिए रेल की सुविधाएं बना लिए वो लोग, अंग्रेजों को सामान भेजने के लिए चाहिए ना पटरी, तो रेल बना लिए, रेल की स्थापना कर दिए। अब बंदरगाह तो पहले बना चुके थे शहरों पे, है ना। अब क्या किए, कलकत्ता के बाहरी शहरों में यूरोपियों ने अपना जूट मिल खोल लिया, जूट का मिल खोल लिया, जूट पे आधारित मिल खोल लिया। मद्रास में आबादी जो थी ना, तृतीय क्षेत्र का सेवा बहुत हो गया। मद्रास में जो पहले लोग खेती बाड़ी खाली किया करते थे, अब तृतीय क्रियाकलाप कर रहे थे। कौन चीज़, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार में खूब लग गए। हाँ, खूब ज़्यादा वहाँ पे व्यापार होने लगा, लोग खूब व्यापार में बढ़ गए, खूब कर कारखाना लगने लगा मद्रास में। भारत के दो औद्योगिक शहर कानपुर और जमशेदपुर, कौन कौन, कानपुर और जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की वस्तुएं, ऊन की वस्तुएं, सूती कपड़े बनने लगे, जबकि जमशेदपुर में स्टील कंपनी, स्टील, टाटा भाई नौरोजी जो थे, जो बनाते, टाटा भाई कौन बनाते, हाँ, वो स्टील कंपनी स्थापित कर दी वहाँ पे, और वहाँ पे टाटा कंपनी लगा दी स्टील का, और खूब उत्पादन होने लगा, स्टील, लोहा सबका उत्पादन होने लगा। अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण रवैयों के कारण भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बना। भारत कितनों कोशिश किया मगर एक ही तरह का उद्योग वाला नहीं बना। कारण था एक आधुनिक औद्योगिक नहीं बना, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ जो भी उद्योग लगाते थे बस जिसमें उसको बेनिफिट हो, बस जिसमें बेनिफिट नहीं होता था उस उद्योग लगाने के लिए वहाँ प्रेरित नहीं करता था वो, बस उसको बेनिफिट मिलनी चाहिए जिससे भी मिले। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज, प्रश्न क्या था देखें, 19वीं सदी में नगर नियोजन की प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी? ना अब हाँ, औपनिवेशिक शहर में के सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे? हाँ, उनके क्या उद्देश्य थे? सार्वजनिक स्थान कौन कौन थे? 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन कौन सी थी? तो 19वीं सदी में देख रहे हैं क्या, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली जो योजनाएं थी कौन कौन सी, देखिए उसको प्रभावित कर रही थी कौन कौन। 19वीं सदी में नगर बन रहा था, मतलब गांव शहर बन रहे थे, तो कौन कौन चीज़ को प्रभावित कर रहा था, कौन कौन चीज़ को रोक रहा था। रे लड़की से कितना जीती, आए देखिए, सबसे पहली बात क्या थी, शासक वर्ग के लिए
देखिए हम मैंने शुरू कर देते हैं, वो नहीं सही में जिद्दी बड़ा होती है। सर इतना बेंच देखता है, पीछे कर दीजिए। शासक वर्ग के लिए नस्ली भेदभाव का आधारित कस्बों, रेस कोर्स और रंगमंच बनाए गए। देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहली बात 19वीं सदी में शासक वर्ग अपने लिए कुछ और व्यवस्था करवा रहे थे और प्रजाओं के लिए कुछ और व्यवस्थाएं हो रही थी। ठीक है, वो भी करेगा। अमीर गरीब का बात हो गया था। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों के विस्तृत मकान ब्लैक टाउन में थे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों के विस्तृत मकान ब्लैक टाउन में थे। जो भारत के अमीर लोग थे, जो बिचौलिए लोग थे, जो माने मध्यम वर्ग के लोग थे, उस सब का घर कहाँ होता था? ब्लैक टाउन में। वे अंग्रेजी स्वामियों को खुश करने के लिए रंगीन पार्टियां किया करते थे और समाज में हैसियत दिखाने के लिए मंदिर बनवाया करते थे। ठीक है। अब मजदूर वर्ग के रहने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे। वो लोग ये अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खाना पकाने, पालकी ढोने, गाड़ी धोने, चौकीदारी करने, भार बोझा उठाने के लिए इत्यादि कार्यों के लिए उसके मजदूर किया कर रहते थे। मजदूर कार्यों के लिए रखते थे वो लोग। मतलब कहने का मतलब व्हाइट टाउन में कौन रहेंगे? मालिक, जो सब संपन्न आदमी थे। अब ब्लैक टाउन में कौन रहेंगे? जो भारत के जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे भारत के लोग, वो सब जो नॉर्मल लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे। क्या अमीरे कहाँ नहीं हो भारत के, वो ब्लैक टाउन में रहेंगे। भारत के अमीरे कहाँ नहीं हो, ब्लैक टाउन में ही रहेंगे। गरीबा मजदूर सबके कौन अस्तित्व था? गरीबा मजदूर का कोई अस्तित्व नहीं था। उसको तो बेचारा को काम से मतलब चूसने के लिए रखा गया था। जहाँ जैसे कि वहाँ घर है तो जाओ वो परिधि से निकल के वहाँ तक, वहाँ बाउंड्री है, उससे आगे जाओ, तुम अपना झोपड़ी बना कर रहना होगा। और फिर सुबह 6 बजे चल आना, तुम वहाँ घर बाहरना है तो ये करना है तो वो करना है। नज़दीक में रह, अब मान लिए कोनो नौकर का घर रहेगा माने पटना, यहाँ पर आकर थोड़ी काम करेगा। वो बगले अगले में न बसाएगा उसको भी, तो बगल अगल में झोपड़ी बनवा के उसको बसवा दिया था। तो मजदूर गरीब किसान सब अगल अगल में झोपड़ी बना के, जो भारत के अमीर लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो ब्लैक टाउन में, और जो अंग्रेज सब थे वो व्हाइट टाउन में रहते थे। इस प्रकार से वर्गीकरण किए थे। अब देखिए 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज आशंकित रहने लगे। अंग्रेज को शंका हो गया कि अपनी सुरक्षा के लिए, कि कहीं सुरक्षा हम लोग पर हमला नहीं बोल दे ये लोग, है ना। सिविल लाइसेंस के नाम के नए शहरी इलाकों को विकसित किए। तो उसने क्या किया? सिविल लाइसेंस नामक शहर को बनाया। इसमें केवल अंग्रेज ही रहते थे, उसमें कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि बस्तियों को छावनी के चारों ओर से विकसित कर दिया। बस्ती के चारों ओर क्या कर दिया? छावनी बना दिया, ताकि कोई भी क्रांतिकारी जो 1857 में जैसे विद्रोह कर रहा था, कोई ठीक नहीं है, विद्रोह कब आक्रमण कर दे, हमारे बेटी बेटी को मार दे, हमको मार दे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए को डर हो गया था, आशंका हो गया था कि कहीं ये सब बहुत खतरनाक है, हमको मार देगा, इसीलिए सब छावनी लगवा दिया। समझ रहे हैं? हाँ, ब्लैक टाउन में जमा कर बुआ। तो ब्लैक टाउन में जो था ना, स्वच्छता का अभाव था, कोई स्वच्छता नहीं थी वहाँ पे। शोरगुल का माहौल था। जहाँ पे गरीब लोग रहेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे शिक्षा नहीं होगा, कमजोर, तो वहाँ पे क्या होगा? शोरगुल रहता था। प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु 1860 में 70 में जब प्लेग और हैजा फैलने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उनकी सलामती के लिए स्वच्छता कार्यों के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया। और ये सोचा क्या कि ये सब बीमार हो जाएगा तो आखिर कम्बा करने कहाँ पे आता है? हमारे घर आता है, तो हमारा घर कैसे छोड़ेगा? तो ये सोचा क्या? हाँ, जितना आदमी को बीमारी है वो आके खाना बनाएगा, आपके घर में पोछा लगाएगा, तो क्या आपका घर ठीक रहेगा? वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए सोचा क्या कि इस सब पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, क्या कि सब बीमार हो चुका है, बहुत लाचार हो चुका है, तो साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दिए। देखते हैं, देखिए सब गिर की तरह मिलता है। जैसे हम चुप होते हैं तो वो चुप रहता है, ऐसे हम बोलना शुरू करते तो वो बोलना शुरू करता है। किन स्थापत्य शैलियों के आधार पर इमारतें और भवन बनवाए जा रहे थे? देखिए यहाँ यह भी एक चिंता का विषय था कि पाश्चात्य और स्थापत्य शैली, भारतीय स्थापत्य शैली की ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली अथवा ग्रॉथिक शैली विकल्प के रूप में थे। ये सब क्या शैली? क्या मकान बनाने का तरीका, अलग अलग प्रकार के मकान बनाए जा रहे थे। भारत के मकान बनाने का तरीका अलग था, इंग्लैंड के लोगों को मकान बनाने का तरीका अलग था। दूसरे रे लड़की मिन्नी को मारे तो देख रहे हो आगे तो बड़ी माँ मारेंगे तो पूरा टकला बना देंगे। तो हम समझा रहे हैं तो समझ में, कोई बाल बहुत प्यारी होता है लड़की सब, कह रहे समझा रहे तो समझ ले आगे ट्रिमर, कह रहे समझा रहे तो समझ नहीं रही सब, परेशान कर दी, बतिया रही है बैठ के, मारेंगे नहीं माने। देखिए अब क्या हुआ? ग्रीक रोमन स्थापत्य जो, अब देखिए स्थापत्य कला अलग अलग जगह होता है, सबका मकान बनाने का तरीका अलग अलग न होता है। किसी का होता है, देखिए मुसलमानों का घर देखे मस्जिद, उसको घर बनाने का तरीका अलग होगा,
इसको देखे हैं क्या बोलते हैं, मुसलमानों का घर बनाने का तरीका अलग होगा, यस सर। हिंदुओं का घर बनाने का तरीका अलग होगा, सबका स्थापत्य कला अलग अलग होता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते यस हैं? सर। हाँ तो डिजाइनर हाँ, उस सब का अलग अलग होता है। औपनिवेशिक शासन में शहरों का रख रखाव देख रेख सब अलग अलग तरह से हो रहा था। देखिए नहीं बताने बन